हेलो साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में हम मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि होम्योपैथी के जनक किन्हें कहा जाता है, तो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है और इन्हीं की जयंती को हम ये दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इस बार की थीम की बात करें तो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, एक स्वास्थ्य एक परिवार इसकी थीम है। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं आयरलैंड के अभी सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा साइमन हैरिस बने हैं। साइमन हैरिस, याद रखना, आयरलैंड देश के सबसे युवा अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? लियो वराडकर का स्थान लिया, जो कि भारतीय मूल के थे। उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था और नए प्रधानमंत्री यहाँ पे साइमन हैरिस बन गए हैं। बाकी आयरलैंड की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या होती है? डबलिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हो गए, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत के द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यानी कि पोर्ट ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सितवे बंदरगाह। अब यहाँ पे स्टैटिक प्रश्न बन के भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट ये कहां पर स्थित है, किस देश में है? तो याद रखना म्यांमार में है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में जो कलादान नदी है उसी पर स्थित है ये सितवे बंदरगाह। और अब इसका पूरा संचालन संभाल रहा है भारत की ओर से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ये जिम्मेदारी ले रहा है, मतलब इसको मंजूरी मिल गई है, ये संभालेगा। ये जो कंपनी है शिपिंग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, ये भी याद रखना। अच्छा, ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भारत जो अधिग्रहित मतलब जो संभाल रहा है, एक्वायर कर लिया है, इस तरह का ये दूसरा इंटरनेशनल पोर्ट बन गया है, तो फिर पहला वाला कौन सा था? तो पहला जो ईरान का है जिसे हमने बनाया है चाबाहार पोर्ट, वो पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है जिसे भारत संभाल रहा है और अब ये दूसरा बन गया है सितवे पोर्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की कैपिटल आप सभी को पता है क्या होती है? नेपिटो होती है, करेंसी है म्यांमार क्यात। आपको याद होगा अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था, भारत और म्यांमार के बीच में तारबंदी की जाएगी, तो इसकी लंबाई कितनी है? दोनों के बीच के जो बॉर्डर है उसकी लंबाई 1648 किलोमीटर। और ये जो म्यांमार है ये भारत के कितने राज्यों को टच करता है ये पूछेंगे तो 4 राज्यों को सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भी आप ध्यान रखना, स्टैटिक हो गए म्यांमार के। हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा ये किस देश में शुरू की गई है? आप सबको पता है जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड समर्थित एक मुद्रा, एक करेंसी शुरू की है जिम्बाब्वे डॉलर की जगह। तो वहां पे जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा हो गया था, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने गोल्ड बेस्ड ये एक नई करेंसी शुरू की है, इसका नाम जिग है, ये आप ध्यान रखना। जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होती है? हरारे इसकी कैपिटल होती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मंगांगवा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत को किस देश में निर्मित 24 इग्ला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप पहला कंसाइनमेंट मिल चुका है? तो ये इग्ला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये हमने किससे लिया है? रशिया से लिया है, ये ध्यान में रखना। क्या नाम है? इग्ला एस इसका नाम है, ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला देखते हैं। बाकी रशिया की स्टैटिक तो आपको पता ही होगा, इसकी कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी क्या है? रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है? चलो, प्रधानमंत्री रशिया के अभी फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गई? आपके लिए होमवर्क प्रश्न होता है, बताएंगे आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सुमित नांगल। तो अभी सुमित नांगल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच को जीतने वाले हमने कहा पहले भारतीय बन गए हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट ये टेनिस का ही एक प्रतियोगिता होती है, हर साल कहाँ पे होती है? ये फ्रांस में होती है। और मैं आपको बता दूं अभी तक मुख्य ड्रॉ तक पहुंचने वाले केवल 3 इंडियन हैं। एक है विजय अमृतराज, 1977 में यहां तक पहुंचे थे।
एक रमेश कृष्णन है 1982 में यहाँ तक पहुंचे थे, और एक सुमित नागल 2004 में यहाँ तक पहुंचे। ये न केवल इसके मुख्य ड्रॉ मेन ड्रॉ तक पहुंचे, बल्कि उसे इन्होंने जीत भी लिया है। इसीलिए तो हमने कहा इसके मेन ड्रॉ को, किसके, मोंटे कार्लो मास्टर्स के मेन ड्रॉ, मुख्य ड्रॉ को जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। पहुंचे तो 3 है, लेकिन अभी तक जीते एकमात्र ये हैं। तो सुमित नागल का नाम याद में रखना, और इनका संबंध टेनिस से है, ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया गया मतलब, तो आंसर होगा चाइना में। तो हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की, और कहाँ पे हुआ, चाइना में। चाइना के निंगबो में ये हुआ था, अप्रैल महीने में हुआ था। और कौन सा संस्करण था, 41 नंबर का एडिशन था। साथ में ये भी ध्यान रखना, इससे पिछले वाला जो एडिशन हुआ था 2023 में, वो 40वां था, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। और जो नेक्स्ट वाला, अगला वाला होगा 2025 में, 42 नंबर का एडिशन होगा, वो चाइना में होगा। और अभी वाला 41 वाला भी चाइना में ही हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि कौन से ऐसे ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम रस कुक है। तो रस कुक भाई साहब जो हैं, ये एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं, और अभी अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। मतलब उन्होंने जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिणतम बिंदु में एक, जो साउथ अफ्रीका है उसका एक गांव है एल अगुलहास, वहां से अपनी उन्होंने यात्रा शुरू की, और 16 देशों की यात्रा करते हुए 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पूरे महाद्वीप को कवर किया इन्होंने। ये जो रसकुक भाई साहब है, इन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। 352 डेज में इन्होंने अपनी पूरी यात्रा की है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। यात्रा करते करते इनका रस निकल गया, ये है रसकुक। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल की, एरिया की दृष्टि से, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो सेशल्स है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं, 54 कंट्रीज हैं। और सबसे नवीनतम देश ये साउथ सुडान है, जो कि सुडान से अलग होकर के बना था। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे अगर मैं ऑप्शन आपको रिवाइज करा दूं एक बार, तो जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर ये बनी है। क्रिस ब्राउन की बात करें तो ये भी एक ब्रिटिश खोजकर्ता है, और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु, जिसे आप नीमो पॉइंट कहते हो, नीमो पॉइंट हम कहते हैं, वहां तक पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। कार्टर डलास की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के ये बच्चे बने थे। मात्र 2 साल इनकी उम्र है। ये स्कॉटलैंड के हैं। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अपने माँ बाप के साथ गए थे। यूं मत सोचना 2 साल का बच्चा अकेला कैसा चल जाएगा, माँ बाप के साथ गए थे, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए। कार्टर डलास नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन ये कहाँ पे किया गया। शायद ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो आंसर हो जाएगा इसका रांची, झारखंड के रांची में। और याद रखना ये भारत में महिलाओं के लिए पहला घरेलू हॉकी लीग है, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। झारखंड के रांची में यह हुआ था, याद रखना। और आपको पता ही अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। इस तरह से पूरे ओलंपिक में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये चौथा ब्रॉन्ज है। इस तरह से पूरे ओलंपिक में हमारी भारतीय हॉकी टीम टोटल 13 मेडल जीत चुकी है, जिसमें से 8 गोल्ड है अभी तक, 1 सिल्वर आया है और 4 ब्रोंज आ चुके हैं। और यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम पूछेंगे तो क्रेग फुल्टन है, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। और कप्तान का नाम पूछेंगे तो हरमनप्रीत सिंह है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे हराया किसको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो हमने स्पेन को हराया है। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को यहाँ पे तीसरा स्थान मिला है। ये जारी किसने किया है इंडेक्स, हुरुन ने जारी किया है। तो मैं इसको बोलूंगा हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। और इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है। अमेरिका में टोटल 703 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं। अगर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, अगर उसकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है, तो आप उसे क्या कहोगे, यूनिकॉर्न कहोगे। इसी तरह से एक और शब्द आप सुनेंगे, एक होता है डेकाकॉर्न। अगर
किसी कंपनी स्टार्टअप की वैल्यू $10 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो आप उसे डेकाकॉर्न कहेंगे। अब आपके लिए ये होमवर्क प्रश्न रहेगा कि भारत का पहला जो डेकाकॉर्न कंपनी है वो कौन सा बना था, ये आप बताएंगे। बाकी हमने कहा पहले स्थान पे अमेरिका को रखा है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे चाइना को रखा है, यहाँ कितने 304 यूनिकॉर्न, और तीसरे स्थान पे भारत को रखा है, यहाँ पे कितने यूनिकॉर्न 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अच्छा, डेकाकॉर्न का भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अगर आपको शायद नहीं याद हो तो मैं बता दूं, IPL इसका आंसर होगा, ये आप ध्यान रखना आप लोग। और मैं अगर आपसे पूछूं 2024 का जो हमारा पहला यूनिकॉर्न बोल दूं या पहला AI यूनिकॉर्न बोल दूं तो भी गलत नहीं होगा। तो ये कौन सा बना था, ये कृत्रिम बना था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। स्टार्टअप की हमने बात की थी, कोई भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन इतना हो जाए तो एक स्टार्टअप से डे भी होता है, नेशनल स्टार्टअप डे, याद रखना वो 16 जनवरी को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निधन वाला है, ऑब्ituary सेक्शन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। क्या है प्रश्न कि दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने अभी किसका आविष्कार किया? तो आंसर होगा गॉड पार्टिकल, मतलब अभी नहीं किया, एक्चुअली में इनका निधन हो गया, तो ये प्रश्न उनसे संबंधित है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनका भी निधन हो गया और इनका नाम न्यूज में आ गया। गॉड पार्टिकल की इन्होंने खोज की थी। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। ये एक तो याद रखना, ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे, क्या नाम है, पीटर हिग्स, और इनका अभी 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। काम की बात करते हैं। हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसके लिए इनको जाना जाता है, और उसी के लिए 2023 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें क्या पता लगाया जाता है, इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और ये जो हिग्स बोसोन पार्टिकल इन्होंने नाम दिया है, इसकी खोज में एक भारतीय का भी योगदान था। भाई, इस पार्टिकल का नाम दिया है ना, ये तो हिग्स बोसोन, तो ये दो व्यक्तियों के नाम पे नाम दिया गया। एक तो ये हिग्स से मतलब क्या निकल जाएगा, पीटर हिग्स, और बोसोन का मतलब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन दो जनों ने मिलकर के इस पार्टिकल की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और इस पार्टिकल का यूज बिग बैंग थ्योरी में भी किया गया। तो ये थोड़ी सी काम की जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अमेरिका का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसरो को। तो पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। अमेरिका में एक स्पेस फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये दिया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, मतलब अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने, खोज करने के लिए। तो सिंपल सा इस पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, ये इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए, जो चंद्रयान 3 हमारा मिशन था उसकी सफलता के लिए। और इससे पहले भी आपको याद होगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए ही इसरो को लीफ एरिक्सन अवार्ड भी मिला था, और एक एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड भी मिला था चंद्रयान 3 के लिए ही। और अभी लेटेस्ट एक और अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 की टीम को, उस अवार्ड का नाम आप लोग बताएंगे। बाकी इसरो की बात कर लें एक बार, तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ, अभी जो 15 अगस्त 2024 में ये अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है, और इसी मौके पर इसने एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है 08, इसको लॉन्च किया है। मैं पूछ रहा हूँ इसे किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया, ये आपको बताना है। बंगलुरु में इसका मुख्यालय मिलेगा, एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हैं। इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बाकी चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि जहां पे इसने सफल लैंडिंग की थी, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भारत ही बना है, आपको पता है। लेकिन उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ये याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया था ये भी देख लो, LVM-3M4, जिसे बाहुबली भी कहते हैं या फेट बॉय रॉकेट भी कहते हैं। और कब पहुंचा था ये चंद्रयान 3? 23 अगस्त 2023 को, इसीलिए तो हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। क्या नाम है? खुबानी खिलना महोत्सव।
वैसे लद्दाख में हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है, लोसर महोत्सव होता है, स्पितुक फेस्टिवल होता है, जांस्कर फेस्टिवल, ये सब लद्दाख के हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को। अच्छा, अलेक्सी नवल्नी का तो नाम आपको जरूर याद होगा, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो जरूर याद होगा। इनका नाम तो काफी न्यूज में भी रहा है। रशिया में विपक्षी दल के ये नेता थे और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खुल के ये अपनी बात रखते थे, मतलब पुतिन शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब चर्चा में रहते थे। और इसी कारण से आपने पढ़ा होगा 2021 में यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार यानी कि सखारोव पुरस्कार भी इनको मिला था। याद आया कुछ? लेकिन वो कहते हैं ना, सरकार के अगर कोई भी इंसान खिलाफ खड़ा होता है तो सरकार उसे दबा देती है, चाहे फिर वो किसी भी देश की और कोई सी भी सरकार हो। तो यही इनके साथ हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया और फिर जेल में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और अभी इनको मरणोपरांत इनको और इनकी जो वाइफ है ये यूलिया नवलनाया, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इसे मीडिया का स्वतंत्र पुरस्कार कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार की हमने बात की। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा चित्रकूट में। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल में प्रदेश का ये पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया था और इसे गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। इसमें एक धनुष है और एक बाण है, मतलब धनुष बाण के आकार में ये ब्रिज बनाया गया है। और जो खाई की ओर बाण है उसकी जो लंबाई है वो 25 मीटर है, ऐसे करके था, ठीक है। मान लो ये जमीन का हिस्सा, ये खाई है, और जो धनुष है वो ऐसे करके है दो पिल्लरों के बीच में, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 35 मीटर है। और ये हमने कहा किस जलप्रपात पर है? तो ये तुलसी जलप्रपात पर है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में स्थित है ये। वैसे इस जलप्रपात, इस वाटरफॉल का नाम पहले शबरी हुआ करता था। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के तुलसी जलप्रपात कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना? आप सबको आंसर पता है इसका, क्या होगा? HDFC बैंक होगा। इसने लक्षद्वीप की जो कैपिटल होती है कवरत्ती, वहां पे ब्रांच खोली है। इस प्रकार से लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है HDFC बैंक। HDFC के स्टैटिक अगर हम बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है, हेड है शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा INS शारदा को। मतलब INS शारदा समुद्री डकैती जो रोधी अभियान होते हैं वहां पे इसने अच्छा सफल संचालन किया और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला था। तो ये सब ध्यान में रखना। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं गाइस। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर से याद दिला दूं, लाइक जरूर करना नहीं करा तो, और शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्त। बाकी टेस्ट जरूर लगाते रहना, 3 सेट आ गए हैं, चौथा सेट आपको आज ही मिल जाएगा। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। मैं आप लोगों के लिए लग रहा हूँ, दिन रात लग रहा हूँ। आप खुद सोच सकते हो, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है हमारे तो आपको पता है, मैंने आपको कह रखा है मेरे पास टाइम नहीं होता, और मेंटली भी अभी बहुत परेशानी चल रही है। आपको पता है अपनी नई एप्लीकेशन बनाने के चक्कर में 30,000 रुपए लगा दिए, पुरानी वाली एप्लीकेशन को डिलीट करवा दिया था क्योंकि नई एप्लीकेशन आ गई है, और अब नई वाली एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर ने हटा दी है। डेवलपर अब आंसर नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठा रहे, कितनी परेशानी हो रही है। 30,000 रुपए भी डूब गए, जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो भी चली गई, नई एप्लीकेशन है वो भी डूब गई। तो मेंटली प्रेशर तो रहता ही है, टेंशन तो रहती है। उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, आपको अच्छे से अच्छा रिवीजन कर रहा हूँ, आपका अच्छे से अच्छा टेस्ट लूं। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।